तो पिछले बायोलॉजी फाउंडेशन सीरीज़ में हमने सेल के सारे पार्ट्स को एक एक करके डिस्कस मतलब सेल के सारे पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था कि सेल में एक जनरल सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड उनका क्या क्या काम है हमने थोड़ा थोड़ा जाना था। आज से बायोलॉजी फाउंडेशन सीरीज़ में हम सेल के एक एक पार्ट्स को एक एक वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मृदुल एंड अगर आपको इस बायोलॉजी फाउंडेशन में जुड़ना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज हम इस बायोलॉजी फाउंडेशन सीरीज़ को जीरो से बेसिक से एकदम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी फाउंडेशन में हम क्या कर रहे हैं, बायो को बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक उसमें कमज़ोर ना रहे। ठीक है, आज से हम पार्ट्स ऑफ सेल एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस हमारा सेल का आज पहला टॉपिक है जिसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो आज हम न्यूक्लियस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला लाइन जो है, न्यूक्लियस को किसने खोजा था, तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, 1831 में खोजा था। ठीक है, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, मतलब ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कि क्या एक स्कूल जो है विदाउट प्रिंसिपल अच्छे से चल पाता है, तो बिल्कुल नहीं। क्या एक कंट्री विदाउट अ गवर्नमेंट अच्छे गवर्नमेंट से चल पाता है, बिल्कुल नहीं। वैसे ही एक जो सेल है ना, सेल को अच्छे से काम करने के लिए, सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान देने के लिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी नाते न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, मोस्ट सेल्स मतलब ज़्यादा सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। और क्या करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल, मतलब सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबको न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब हम डायरेक्ट न्यूक्लियस के एक बेसिक स्ट्रक्चर पे आते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियस का एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका आपके सामने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे, जो जो पार्ट्स इसमें हैं मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। हालांकि सिर्फ इतने ही पार्ट्स नहीं होते हैं, अभी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे 11th में 12th में, तो आपको वहाँ पे डीप में पढ़ाया जाएगा हर एक पार्ट्स के बारे में। यहाँ सिर्फ फाउंडेशन में आपको उतना जानना है कि आगे तक आपका जब नेक्स्ट डीप टॉपिक पढ़ें तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ हम बेसिक्स से शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ हम पहले बेसिक्स को समझेंगे। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट एडवांस वाले हिस्से पे जब जाएंगे तो हम डीप में सब चीज़ के बारे में पुनः बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपके सामने है। तो न्यूक्लियस में सबसे जो बाहर वाला लेयर आपको दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है, सिंगल लाइन सबसे बाहर वाला, उसको कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस में जो सबसे बाहर वाला जो लाइन दिख रहा है ना आपको, सबसे बाहर वाला लाइन, इसी को हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस में जो सबसे बाहर वाला लाइन है उसे हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और सबसे अंदर वाली जो लाइन है, ठीक है, सबसे अंदर वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, सबसे अंदर वाली ये जो लाइन दिख रही है इसे हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। आपको क्या याद रखना है, सबसे बाहर जो लाइन रहता है उसे हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। और सबसे अंदर जो लेयर आपको दिख रही है उसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे दो लेयर होता है, दो लेयर। तो सबसे बाहर है तो आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन। और जब यही दोनों मेम्ब्रेन्स मिलते हैं तो इन्हें कहते हैं डबल मेम्ब्रेन, या बोले तो न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, तो इन दोनों को जो मिला के है हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, इनका काम सिंपल सा है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट रखना। ठीक है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसका काम है न्यूक्लियर एनवलप का, या बोले तो डबल मेम्ब्रेन का। ठीक है भाई, दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, तो इन्हीं को डबल मेम्ब्रेन कहते हैं, या सिंपल सी भाषा में न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है ना एक सेल में, वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है, मतलब उसी से वो प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप भी कहता है। भाई दो मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर एनवलप कहेंगे। अब ये दो मेम्ब्रेन कौन सा है, तो एक बाहर वाला है आउटर मेम्ब्रेन और एक अंदर वाला है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसका काम है न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों लेयर के बीच में कुछ स्पेस आपको दिख रही है, इन दोनों लेयर्स के बीच में आपको स्पेस दिख रही है, खाली जगह दिख रही है। उस स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, उस स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसका सिंपल सा काम होता है भाई दोनों लेयर को सेपरेट रखना। ठीक है, अलग अलग रखना, चिपकने ना देना। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इतना ही जानना है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का काम होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, तो इन दोनों मेम्ब्रेन को अलग अलग रखना, सेपरेट रखना, दोनों पास में आके सटे ना। ठीक है, इसी का काम है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस का काम है स्पेस बनाए रखना बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये काम हो गया। अब यहाँ पे आपको ना हर डबल मेम्ब्रेन कुछ दूरी पे
आपको कुछ ऐसे छिद्र देखने को मिलेंगे, कुछ होल्स देखने को मिलेंगे। इन होल्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इन होल्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इनका काम यही है भाई, इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल बनता है या जितना भी मटेरियल आता है वो सब इसी रास्ते आता जाता है, न्यूक्लियर पोर्स के रास्ते। मतलब जितना भी मटेरियल होता है, प्रोटीन आपने नाम सुना होगा, आपने आरएनए नाम सुना होगा, आपने एंजाइम नाम सुना होगा, आपने हार्मोन नाम सुना होगा, जो भी चीज़ है, ये सब जितने भी मटेरियल हैं बॉडी के, वो सब न्यूक्लियस के अंदर इसी रास्ते आते हैं और न्यूक्लियस से बाहर भी इसी रास्ते जाते हैं। तो इसका काम, न्यूक्लियर पोर का काम सिर्फ इतना है कि मटेरियल्स को इन एंड आउट करना, ठीक है। मतलब इसी रास्ते मटेरियल आएगा और इसी रास्ते मटेरियल जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स का सिर्फ इतना ही काम है। ये गेट की तरह होता है। जैसे एक बड़े से बिल्डिंग में बहुत सारे गेट होते हैं, छोटे छोटे गेट होते हैं ना, कि इधर से अंदर आना है, इधर से बाहर जाना है। वैसे ही इस न्यूक्लियस जो बड़ा सा चीज़ दिख रहा है वो आपको, तो छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इसी रास्ते मटेरियल आता है और इसी रास्ते मटेरियल पुनः जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक जेल लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। जेल लाइक फ्लूइड होता है, जेली जैसा फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इसी को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यह एक तरल मतलब जेल लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। जेल लाइक फ्लूइड होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या करता है? तो ये भाई, ये जो क्रोमेटिन देख रहे हो ना, ये जो धागे जैसी संरचना देख रहे हो, जिसे कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आपको, इसी को होल्ड करता है, ठीक है। होल्ड किए रखता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इन सबको यही होल्ड करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज़ अ जेल लाइक फ्लूइड, ठीक है। जेल लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। फिर आता है क्रोमेटिन, ठीक है। ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी को कहते हैं क्रोमेटिन, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में ही डीएनए प्रेजेंट होता है, यही डीएनए होता है, ठीक है। क्रोमेटिन में ही अपना डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए होता है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। ये इधर उधर फैले होते हैं, ये एक सीक्वेंस में नहीं होते हैं, इधर उधर ऐसे ही फैले रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यूक्लियस में सबसे अंदर भी एक डार्क कलर का गोल गोल स्ट्रक्चर होता है और इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में एक राउंड कलर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा डार्क में, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम सिर्फ इतना है कि ये राइबोसोम बनाता है, ठीक है। मतलब बेसिक लेवल पे आपको यही जाना है कि ये राइबोसोम बनाता है, ठीक है। ये राइबोसोम की फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम आगे चल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूक्लियोलस क्या करता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, यह राइबोसोम बनाता है, यह राइबोसोम की फैक्ट्री है, ठीक है। यह राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम आगे चल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और जब प्रोटीन को इस पूरे न्यूक्लियस से बाहर निकलना रहेगा तो वो कैसे निकलेगा भाई? न्यूक्लियर पोर के रास्ते ही निकलेगा, मैंने बता दिया है, ठीक है। क्या सबका काम है। तो यहाँ तक आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगा, न्यूक्लियस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक पार्ट को वापस डिस्कस करते हैं कि एक एक का काम क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूक्लियर पोर। इसका काम अभी हमने ऊपर बताया, ठीक है। जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो इसी के रास्ते अंदर आते हैं और इसी के रास्ते बाहर जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर के रास्ते मटेरियल अंदर आते हैं और मटेरियल बाहर जाते हैं। जैसे कि बात करें, प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, आरएनए सब जो हैं अंदर आते हैं। mRNA, tRNA जो होते हैं ये सब बाहर जाते हैं। तो फिलहाल आपको mRNA, tRNA ये सब नहीं रखना है, बस आप इतना तो याद रखो कम से कम, जो प्रोटीन, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए ये सब होते हैं वो सब न्यूक्लियर पोर्स के रास्ते ही अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, इतना तो याद रखना है, ठीक है। इसी में न्यूक्लियर पोर इनका हेल्प करता है, ठीक है। फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस की बात किए थे भाई। डबल मेम्ब्रेन होता है, आपको पता है न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसे न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ खाली जगह होती है, उसी को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। इसका मेन काम है कि दोनों मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में सेपरेट जगह स्पेस बनाता है, ताकि ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन एक दूसरे के पास ना आए, ठीक है, एक दूसरे से दूर रहें, सेपरेट रहें। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस का काम इतना है कि इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और भी काम होगा, आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको इतना तो याद रखना है, ठीक है। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म भाई ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भाई एक जेल लाइक फ्लूइड होता है, मैंने बताया जेल लाइक फ्लूइड होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है? ये सपोर्ट करता है क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस को। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही क्रोमेटिन होता है और न्यूक्लियोलस होता है। आप इस चीज़ को इस एग्जाम्पल से समझो कि आपके सामने ये एक मछली का वो क्या बोलते हैं, इसे फिश टैंक बोलते हैं ना, ये आपके सामने एक फिश टैंक है। तो इस फिश टैंक को आप न्यूक्लियस मान लो, तो इस फिश टैंक को आप न्यूक्लियस मान लो। अब इस फिश टैंक के अंदर आपको पानी दिख
रहा होगा, ठीक है। इस पानी को आप मान लो जेल लाइक फ्लूइड मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म मान लो, तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्या मिल रही है, ये मछलियाँ मिल रही हैं, मछलियाँ, ये घास फूस, ये सारी चीज़ें हैं ना, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही तो हैं। वैसे ही एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेल लाइक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड में क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, यही सब उसमें होल्ड रखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस ऐसे कई सारे मटेरियल्स या बोले तो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसका काम यही है न्यूक्लियोप्लाज्म का कि इनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन हमने ऊपर डिस्कस किया ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पतले पतले होते हैं, इधर उधर फैले होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, उसी को कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इट इज़ अ थ्रेड लाइक डीएनए मटेरियल, ठीक है। क्रोमेटिन कुछ है नहीं, डीएनए मटेरियल ही होता है, ठीक है। मैंने बताया था इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। क्रोमेटिन क्या करता है, कंटेंस करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फिलहाल आप ऐसे समझिए, माँ बाप से जो लक्षण आप में आता है ना, वो सब एज अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही होता है कि आपके अंदर माँ बाप से कौन सा लक्षण आया, ठीक है, माँ बाप की कौन सी खूबी आपके अंदर आई, ठीक है, वही सब होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जो क्रोमेटिन होता है वो करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, मतलब कंटेन करता है। अब वो डीएनए ही करता है, क्योंकि क्रोमेटिन है क्या, क्रोमेटिन एक डीएनए मटेरियल ही है, लेकिन आपको फिलहाल इतना नहीं जानना है, आपको जानना है क्रोमेटिन होता क्या है, रिवाइज करते चलेंगे साथ में। एक होता है बड़ा सा सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कुछ लिक्विड जेल लाइक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक पतले पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन ही कंटेन्स करते हैं डीएनए, कंटेन करते हैं डीएनए को, ठीक है। और क्रोमेटिन करते क्या है भाई, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी कंटेन करते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्रोमेटिन क्या करता है, क्रोमोजोम भी बनाता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन ही क्रोमोजोम बनाता है, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक है भाई न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो सबसे अंदर का डार्क गोल गोल एरिया होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसकी बात हो रही है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। क्या करता है भाई, राइबोसोम बनाता है, ठीक है, याद रखना है। न्यूक्लियोलस जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस राउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्या करता है, राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम आगे चल के क्या बनाते हैं भाई, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। ये छोटा सा मैप आपको पता होना चाहिए, मैंने छोटा सा ट्राई किया बताने का, कि एक होता है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन होता है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वही क्रोमेटिन भाई डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए मटेरियल होता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है, आपने ये आरएनए का भी नाम सुना होगा आरएनए का भी नाम सुना होगा। तो भाई क्रोमेटिन डीएनए न्यूक्लियस में ही बनता है, ठीक है। आरएनए कैसे बनता है ये बात याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनता कैसे है, ठीक है। तो याद रखिएगा आरएनए जो होता है ना वो डीएनए से बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ये बात याद रखिएगा। तो भाई ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे है भाई न्यूक्लियोजोम्स, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यही है डीएनए, और इसी डीएनए से आपका क्या बनेगा भाई, आरएनए बनेगा, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखिए, ठीक है। एक बार और रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसी को पढ़ते हैं। तो भाई ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक मेम्ब्रेन ये, दो मेम्ब्रेन ये, इसी नाते डबल मेम्ब्रेन, और नाम होता है न्यूक्लियर एनवेलप। जब डबल मेम्ब्रेन हो तो न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं। इनका काम क्या है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच में, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में खाली स्थान होता है, उसी को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसका काम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को सेपरेट करना, अलग अलग रखना, ठीक है। फिर आता है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स ये छोटे छोटे गेट की तरह काम करते हैं, जितने भी मटेरियल आते हैं इसी रास्ते अंदर आते हैं, इसी रास्ते बाहर भी जाते हैं, ठीक है। डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, प्रोटीन्स जो भी होते हैं वो सब न्यूक्लियर पोर्स के रास्ते ही अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जेल लाइक फ्लूइड है, न्यूक्लियस के अंदर जेल लाइक फ्लूइड है, उसी को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, हर जगह होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही भाई क्रोमेटिन होता है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस को होल्ड करके रखता है, ठीक है, यही काम है। क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब धागे, पतले धागे, रस्सी की जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इधर उधर फैले होते हैं, और यही डीएनए भी कंटेन्स करते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन ही क्रोमोजोम्स भी बनाते हैं, ठीक है, इतना तो याद रखना है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है, डार्क सबसे अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर होता है गोल गोल, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसका काम क्या है, ये राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ठीक है, राइबोसोम बनाता है कौन, न्यूक्लियोलस। और यही राइबोसोम जो आगे चल के भाई प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन है तो भाई अंदर बाहर किस रास्ते आएगा,
न्यूक्लियर पोर के रास्ते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है बेसिक लेवल पे न्यूक्लियस कंप्लीट होता है। आई होप आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक एक पॉइंट्स यहाँ काफ़ी फाउंडेशन लेवल पे काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और इस फाउंडेशन में आप जरूर जुड़िए क्योंकि हम बेसिक लेवल पे बायो एकदम आपका स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।